नमस्कार। आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की, जो कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और इन्हें धैर्य की परीक्षा क्यों कहा जा रहा है, चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, हमारे पड़ोस में ना आग सुलग रही है। और ये कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। खासकर हिंदुओं पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उसने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई भारत के सामने आखिर विकल्प हैं क्या, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसकी गूंज यहाँ भारत में भी सुनाई दे रही है और सरकार पर एक निर्णायक कदम उठाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले जमीन पर चलते हैं। देखते हैं कि बांग्लादेश में आखिर ये संकट है कितना गहरा। ये जो हाल का तनाव है ना, इसकी आग भड़की एक अल्टीमेटम से। हुआ ये कि एक छात्र नेता थे उस्मान हादी, उनकी हत्या हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार को सीधे सीधे 24 घंटे का समय दे दिया और चेतावनी दी कि अगर कातिल नहीं पकड़े गए तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो हिंसा और अराजकता की एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, एक 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई और हद तो तब हो गई जब संसद भवन तक में आग लगा दी गई। और सबसे गौर करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत ही भारत के खिलाफ हुई थी। तो चलिए अब सड़कों पर जो ये हंगामा हो रहा है उससे थोड़ा परे देखते हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल साजिश हो सकती है? क्योंकि स्रोत में कुछ इसी तरह का दावा किया गया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ देश का अंदरूनी गुस्सा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत गहरी साजिश चल रही है? स्रोत का जो विश्लेषण है वो तो इसी तरफ इशारा करता है कि इस पूरी अशांति के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। और स्रोत का दावा है कि इन सारी गतिविधियों का जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है, वो बन गया है ढाका यूनिवर्सिटी। सोचिए, 1971 के बाद पहली बार पिछले साल ही पाकिस्तानी छात्रों के लिए इसके दरवाजे खोले गए। फिर तुर्की की तरफ से फंडिंग और सैन्य सहयोग की खबरें आने लगी। और आज यही यूनिवर्सिटी विरोध का गढ़ बनी हुई है। ये सारे डॉट्स अगर इन्हें कनेक्ट करें तो एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। अब स्रोत के मुताबिक बांग्लादेश को अस्थिर करने की इस कथित साजिश में ना कई खिलाड़ी शामिल हैं। तुर्की और पाकिस्तान का नाम तो सामने आ ही रहा है, लेकिन आरोप ये है कि इनके पीछे अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतें हैं जिनके अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल परियोजना को एक नाम भी दिया गया है, सल्तनते बंग या फिर ग्रेटर बांग्लादेश। और इसका मकसद सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है, नहीं, इसके कथित नक्शे में तो भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों के हिस्से भी शामिल दिखाए गए हैं। स्रोत में ना बार बार एक टर्म का जिक्र आता है, सीरिया जैसी स्थिति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बांग्लादेश को पूरी तरह से अराजकता में, मतलब केओस में धकेल देना, ताकि पूरे रीजन को अस्थिर करके यहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जा सके। और यही इस कथित साजिश का अल्टीमेट गोल बताया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब पड़ोस में इतनी उथल पुथल मची हो तो उसका असर भारत पर तो पड़ना ही है। तो अब देखते हैं कि इस संकट पर भारत के अंदर से क्या रिएक्शन आ रहा है। भारत में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। सोशल मीडिया हो या सड़कें, हर तरफ से सरकार से एक ही मांग हो रही है, तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए। और ये मांगे दिखाती हैं कि लोगों का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है। बातें हो रही हैं कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दो, कुछ इलाके पर कब्जा कर लो या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा करो। ये सिर्फ नारे नहीं है, ये जनता की जो भावनाएं है ना, उसका आईना है। स्रोत में इस दबाव की तुलना उरी और पुलवामा हमलों के बाद के माहौल से की गई है। वो माहौल जिसके बाद भारत को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े सैन्य कदम उठाने पड़े थे। तो सवाल ये है कि अगर दबाव इतना ज्यादा है तो फिर भारत सैन्य कार्रवाई कर क्यों नहीं रहा? चलिए अब स्रोत के उस मुख्य तर्क को समझते हैं जो भावनाओं से ऊपर उठकर स्ट्रैटेजी की, यानी रणनीति की बात करता है। और यहीं पर आकर ना भावनाएं और रणनीति दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ तो हिंदुओं की रक्षा के लिए फौरन सैन्य कार्यवाही की मांग है और दूसरी तरफ है एक रणनीतिक जाल, जिसमें अगर भारत फंस गया तो मतलब होगा अंतर्राष्ट्रीय निंदा और एक बहुत लंबा संघर्ष। राष्ट्रीय संप्रभुता यानी नेशनल सॉवरेनिटी का जो तर्क है, उसे इस एक सवाल से आसानी से समझा जा सकता है।
सोचिए, अगर भारत में कभी दंगे होते हैं तो क्या अमेरिका को ये कहकर हम पर हमला कर देना चाहिए कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? तो देखिए, सैन्य कार्रवाई न करने के पीछे बहुत ठोस रणनीतिक कारण है। पहला, ये बांग्लादेश की नेशनल सॉवरेनिटी का उल्लंघन होगा। दूसरा, ये उनके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर इस सारी अराजकता का मकसद ही चुनाव रोकना है, तो भारत का सैन्य हस्तक्षेप तो उन साजिश करने वालों के मकसद को ही पूरा कर देगा, है ना? तो फिर सवाल वही है, अगर मिलिट्री एक्शन कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत के अनुसार इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, धैर्य। स्रोत जो है वो सैन्य बल के बजाय एक 3 pronged डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, मतलब एक त्रिआयामी राजनयिक रणनीति का सुझाव देता है। स्टेप 1, यूएन जैसे जितने भी इंटरनेशनल फोरम हैं वहां इन अत्याचारों का मुद्दा उठाया जाए। स्टेप 2, दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो चुप बैठी हैं उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए जाएं। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं तब तक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए रखना और सही वक्त का इंतजार करना। और इसी धैर्य की रणनीति से जोड़कर स्रोत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान का भी जिक्र है। अब इसे सैन्य कार्रवाई के लिए कोई उकसावा नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर करने और उन्हें एकजुट रहने का एक संदेश माना जा रहा है। तो आखिर में स्रोत का जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, वो ये है कि विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी भावनाओं से नहीं चल सकती, उसे एनालिटिकल होना ही पड़ता है। किसी भी फैसले के दूरगामी क्या परिणाम होंगे इस पर विचार करना जरूरी है, ना कि सिर्फ उस पल की भावनाओं में बहकर कोई कदम उठाना। तो कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जियोपॉलिटिक्स के इस जटिल खेल में क्या वाकई में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है?